गुड इवनिंग साथियों। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। पिछले लेक्चर के अंदर में हमने समझा कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के उद्देश्य क्या होते हैं और रिसर्च की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आज हम समझेंगे रिसर्च के कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ रिसर्च और अनुसंधान के प्रकार। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। और दोस्तों, एक रिसर्च की क्या विशेषताएं होती हैं, वहां से एक क्वेश्चन आता है और दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि भाई रिसर्च कितने तरह का होता है, ठीक है ना। कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई ये किसकी विशेषता है, ठीक है, या ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में हम कौन सा किस टाइप का रिसर्च यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें ये आती हैं, है ना। तो आज हम टाइप्स ऑफ रिसर्च करेंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि भाई काफ़ी सारे टाइप्स के रिसर्च होते हैं, तो कोशिश करेंगे कि भाई जितना ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो पहला प्रकार क्या है दोस्तों, मौलिक मौलिक अनुसंधान, ठीक है ना। बेसिक रिसर्च कहते हैं इसको, ठीक है ना। मौलिक, प्राथमिक, या तो मौलिक कह देंगे, ठीक है ना, या प्राथमिक बोल देंगे, या फिर बेसिक रिसर्च बोल देंगे, ठीक है ना। क्या बेसिक रिसर्च बोल देंगे, ठीक है ना। या फंडामेंटल रिसर्च भी इसको बोल देते हैं, फंडामेंटल रिसर्च। तो ये इसी के ही नाम है, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि लिखा हुआ आ जाए कि भाई प्राथमिक अनुसंधान कहते किसे कहते हैं और एक जगह पे लिखा हुआ कि मौलिक अनुसंधान किसे कहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यह शोध ज्ञान की वृद्धि के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों, ज्ञान में वृद्धि के लिए होता है। ये बात याद रखना, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि ज्ञान में वृद्धि के लिए कौन सा शोध होता है, ठीक है ना, है ना। तो आपको याद रखना है ज्ञान में वृद्धि के लिए मौलिक या प्राथमिक। आप जैसे आपका बच्चा 3 साल का 4 साल का होता है, तो आपकी मौलिक या प्राथमिकता क्या होती है कि मेरे बच्चे को ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, शिक्षा मिले, है ना। उसी तरह से ये वही वाला प्राथमिक, वही वाला मौलिक है, ठीक है ना। एक बच्चा है, जैसे ही 3 साल का 4 साल का होता है ना। तो आप कहाँ भेजते हो, स्कूल में भेज देते हो कि भाई इसको स्कूल में भेजो। क्यों भेजो, क्यों, क्योंकि इसे शिक्षा मिल जाए। क्या मिल जाए, शिक्षा। आप मतलब आपकी प्राथमिकता क्या है, शिक्षा है ना। तो ये वही वाला चीज है कि यहाँ पे भी इसका उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान में वृद्धि करना, ठीक है ना दोस्तों। इस चीज से समझिए आप, ठीक है ना। मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। इस शोध के माध्यम से सिद्धांत बनते हैं दोस्तों। क्या बनता है, सिद्धांत बनता है, अवधारणाएं बनती हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस शोध से सिद्धांतों का निर्माण होता है, ठीक है ना। क्या निम्नलिखित में से किस शोध में से सिद्धांतों का निर्माण होता है। तो आपको ये याद रखना है, ये मौलिक या प्राथमिक अनुसंधान होता है, ठीक है ना। और ये एकादमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एकादमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इसमें मतलब क्या होता है कि भाई आप अपने ज्ञान की वृद्धि करते हो, ठीक है ना। जैसे कि अब सपोज करो कोविड कोविड की प्रॉब्लम चल रही है ना। तो आप कोविड से बचना चाहते हो तो आप कुछ रिसर्च करोगे, है ना। तो रिसर्च में क्या चीज़ें निकल के आएंगी, बेसिकली आप जो निकल के आए कि भाई क्या कोविड क्यों फैल रहा है, ये एक प्रकार का वायरस है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, ये छूने से, है ना, छूने से फैल रहा है। और क्या बोलते हैं, आप अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, है ना, सोशल सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, है ना। तो इससे क्या पाया जा सकता है, इससे मुक्ति पाई जा सकती है। तो आप ये क्या है कि आपने अपने ज्ञान में वृद्धि की है, ये बेसिकली कुछ चीज़ें निकाली आपने और अपने ज्ञान में वृद्धि की। तो ये उसी तरह का ही शोध है, ठीक है ना। कि क्या करता है, ये आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। ये कीवर्ड्स हैं इसके, ज्ञान ज्ञान में वृद्धि और सिद्धांत और अवधारणाएं बनती हैं, ठीक है ना, अवधारणाएं बनती है। एक ये भी है, अकादमिक दृष्टि से कौन सा रिसर्च महत्वपूर्ण है। 3 क्वेश्चन है दोस्तों। शोध क्या बोलते हैं, ज्ञान में वृद्धि के लिए कौन सा शोध होता है, तो वो है मौलिक, प्राथमिक। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, सिद्धांत और अवधारणाएं का निर्माण किस अनुसंधान से होता है या किस शोध से होता है, तो वो होता है मौलिक और प्राथमिक अनुसंधान। और तीसरा क्वेश्चन बनता है, एकादमिक दृष्टि से कौन सा शोध महत्वपूर्ण है, तो वो है मौलिक या प्राथमिक अनुसंधान। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है ना। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ज्ञान में वृद्धि करना होता है मौलिक शोध का उद्देश्य, और आपका सिद्धांत और अवधारणाएं बनाई जाती हैं और एकादमिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना साथियों।
आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला रिसर्च कौन सा है दोस्तों? तो ये है व्यवहारिक अनुसंधान। इसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च, ठीक है ना, अप्लाइड, ठीक है ना, व्यवहारिक रिसर्च। अब ये क्या होता है, जो हमारी ये व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है, ठीक है ना। कोई समस्या व्यवहार में है, उसकी उसकी उसके समाधान के लिए किया जाएगा, ठीक है ना। ये किसी घटना, ठीक है, प्रशासन, नीति निर्धारण इत्यादि को समझने के लिए किया जाता है। ये लगभग मौलिक अनुसंधान की तरह होता है। मतलब ये तो है कि मतलब लगभग मौलिक अनुसंधानों की तरह से होता है, लेकिन ये जो है ये आपका प्रशासनिक प्रशासनिक है ना, प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रशासनिक कामों में क्या होता है कि कुछ समस्याएं आ जाती हैं, अचानक आ जाती हैं, व्यवहारिक होती हैं, है ना। तो उन समस्याओं को समझने के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। वो अकादमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। मैं ये वर्ड लिखना भूल गया, लेकिन ये प्रशासनिक दृष्टि से एडमिनिस्ट्रेटिव उससे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कोई व्यवहारिक समस्या आ जाए, ठीक है ना, कोई व्यवहारिक समस्या आ गई, तो उसको उसका समाधान करने के लिए है ये, ठीक है ना। वो क्या है, वो ज्ञान में वृद्धि के लिए है, और ये किस लिए है, ये समाधान समाधान करने के लिए, समाधान के लिए, ठीक है ना, समाधान के लिए। ये कीवर्ड्स में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। उसका उसका उद्देश्य क्या है, उससे क्या होता है कि भाई आप सिद्धांत बनाते हो, ठीक है ना। और मुख्यतः वो क्या होता है, शैक्षणिक होता है, एकाडमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। और ये क्या है, आपका ये क्या है, ये वास्तविक स्थितियों में लागू होता है, ठीक है ना, वास्तविक। आपने मौलिक शोध किया, तो आपने कुछ सिद्धांत सिद्धांत बनाए, तो सिद्धांत क्या होंगे, वो शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है ना। आगे कोई बुक्स पढ़ेगा या कोई रिसर्च करेगा तो उसके काम आएगा। लेकिन ये व्यवहारिक जो अनुसंधान है, ये क्या होगा, ये वास्तविक होते हैं। कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी, ठीक है ना, उसको सॉल्व करने के लिए होगा, ठीक है ना, उसको सॉल्व करने के लिए होगा ये दोस्तों, ठीक है। और आपका क्या होता है, ये यूज किया जाता है, यूज किया जाता है, अभी यूज कर लेंगे इसको, ठीक है ना। समस्या खोजेंगे और इसको यूज करेंगे। और जबकि वो क्या है, उसमें क्या होता है, उसमें उसमें खोज की जाती है, खोज की जाती है, खोज कर लिया आपने, चलो उसको उठा के रख दिया किताब के अंदर, लिख के बस्ते के अंदर या डॉक्यूमेंट्स में आपने रख लिया। लेकिन ये जो है, इसको तो यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, इसको लिख के किताबों में प्रकाशित नहीं होगा ये, इसको आप यूज करोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए वो एकादमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये समाधान उन्मुख है, ये वास्तविक स्थितियों में होता है और इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और वो क्या है, वो आपका एकादमिक दृष्टि से, अकादमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अवधारणाएं और सिद्धांत बनते हैं, सिद्धांत निर्माण और अवधारणाएं, ठीक है ना। और क्या है, शैक्षणिक होता है, इसमें खोज की जाती है। और एक चीज और है इसके अंदर में, ये विस्तृत होता है, ये बहुत बड़ा होगा। और ये क्या होगा, ये संकुचित होगा। क्या होगा दोस्तों, ये संकुचित होगा लेकिन गहन होगा, है ना। इसका एरिया छोटा होगा, इसका एरिया बड़ा होगा, लेकिन ये गहराई होगी पूरी, इसके अंदर पूरा अंदर डेप्थ में जाके आप प्रॉब्लम को समझोगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपको उस वो व्यवहारिक समस्या उसका सोल्व करना है, ठीक है ना। तो ये चीजें, ये फर्क है, आप ये बना लीजिएगा ये, है ना। तो आपको मैंने बताया कि भाई ये कौन सी, अगर कोई व्यवहारिक समस्या है तो आप कौन सा रिसर्च करोगे, आप करोगे अप्लाइड रिसर्च करोगे, ठीक है ना। कोई व्यवहारिक समस्या है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, किसी घटना के संदर्भ में प्रशासन की कोई नीति है, कोई नीति लागू करनी है, ठीक है, उसको समझने के लिए किया जा सकता है। मौलिक अनुसंधान की तरह ही होता है दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च, ये शोध किसी, कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना, है ना, कोई समस्या है, तत्कालिक समस्या है, ठीक है। अब जैसे जिसका जिस समस्या का समाधान प्रगति में है, ठीक है ना, उसकी चिंतनशील समीक्षा के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब सपोज करो, अभी उज्ज्वला योजना चल रही है, योजना चल रही है, ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से योजना चलाई गई है। अब गवर्नमेंट, प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ये समस्या आ रही है कि ज्यादा लोगों को, ज्यादा जो ग्रामीण लोग हैं, है ना, ग्रामीण महिलाएं या ग्रामीण लोग हैं, वो इसमें
इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, है ना, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, नहीं ले रहे हैं भाई। गवर्नमेंट को लगा कि कम से कम डेली 10,000 सिलेंडर गांव वाले लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जा रहा है कितना, यहाँ पे जा रहा है भैया 800 900 सिलेंडर रोज। अब गवर्नमेंट को क्या है कि भाई ये एक समस्या खड़ी हो गई, अचानक क्या हो गई, समस्या खड़ी हो गई। ये ऑलरेडी उज्ज्वला योजना ऑलरेडी अपने आप में एक कार्यक्रम था, ठीक है ना, कार्यक्रम था, क्रम था। इस कार्यक्रम में अब ये विघ्न आ रहा है कि भाई ये सिर्फ 800 900 ही जो है ना, इस कार्यक्रम में 800 900, ठीक है ना, ये क्या है, अब देखो क्या है कि प्रगति, अब ये कार्यक्रम जो है उज्ज्वला योजना ये प्रगति पे है, ठीक है ना, ये कार्यक्रम प्रगति पे है। और इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है कि भाई जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने आदमी आएंगे, इतने नहीं आ रहे हैं, इसमें सिर्फ 800 ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी इस प्रॉब्लम की चिंतनशील समीक्षा करने के लिए और इसमें सुधार करने के लिए, ठीक है ना, सुधार करने के लिए जो रिसर्च होगा उसको कहेंगे एक्शन रिसर्च, ठीक है ना। कोई कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है ना, कोई गवर्नमेंट का कुछ इस तरह का चल रहा है, ठीक है ना, जैसे कि जो है कि भाई गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है, ठीक है ना, जैसे आपका जन धन योजना, जन धन योजना गवर्नमेंट ने चला दी, लेकिन प्रॉब्लम आ गई भाई, प्रॉब्लम आ गई कि लोग खाता ही नहीं खुलवा रहे हैं, ठीक है ना, खाता नहीं खुलवा रहे हैं। तो इसकी जांच के लिए, ठीक है ना, और इसके समाधान के लिए, है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है और उसका समाधान क्या है, ये हो गया एक्शन रिसर्च। एक्शन, आप एक्शन कब लोगे, जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो, पीछे से आके कोई आपको एक थप्पड़ मार दे, तो आप तुरंत एक्शन लोगे, क्या लोगे, तुरंत एक्शन लोगे, है ना। क्रियात्मक शोध में जो एक्शन रिसर्च में भी एक्शन का यही मतलब है कि आपको तुरंत एक्शन लेना है, क्या लेना है, तुरंत एक्शन लेना है। जैसे कि आपको पीछे से उसने आके थप्पड़ मारा तो आप तुरंत एक्शन में आ गए, ठीक है ना, तैयार हो गए मारने के लिए उसे, एक्शन में आ गए। उसी तरह से क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च में क्या होता है, आपको तुरंत एक्शन लेना होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, फटाफट आपको क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ढूंढना है और उसका समाधान प्रस्तुत कर देना है दोस्तों। तो यही होता है एक्शन रिसर्च, ठीक है ना। एक्शन, एक्शन का मतलब होता है तुरंत, ठीक है ना। कहते हो ना आप अपने यार दोस्तों को कहते हैं एक्शन दिखा रहा है ना, तो वही वाला एक्शन है दोस्तों ये, ठीक है ना, उन्हीं सब चीजों से जोड़ के आप इसको समझो। अब ये क्या है, तत्कालिक समस्या होगी, इसमें क्या होगी, तत्कालिक समस्या होगी, कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना। समस्या का समाधान प्रगति पे होगा और चिंतनशील समीक्षा, ठीक है ना। प्रक्रियाओं में सुधार और संशोधन, ये 5 वर्ड आप याद रखना। कोई तत्कालिक समस्या है, ठीक है ना, तत्कालिक समस्या है, ठीक है ना, ठीक है, उसका समाधान प्रगति में है और उसकी चिंतनशील समीक्षा, ठीक है ना। तो ये चीज होंगी, ये आपका एक्शन रिसर्च कहलाएगा, ठीक है ना। कुर्ट लेविन ने 1940 में, ये याद रख लेना, इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। हल्स हल्से के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक संसार की कार्य पद्धति में हस्तक्षेप है। मतलब कोई कार्य चल रहा है, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कार्य चल रहा है उसमें प्रॉब्लम आ रही है भाई, तो उसमें हस्तक्षेप करेंगे आप, क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है ना। और वो हस्तक्षेप होगा ना, उसका क्या प्रभाव और उसकी गहन समीक्षा होगी दोस्तों, ठीक है ना। क्रियात्मक अनुसंधान समय के व्यवहार में एक व्यवस्थित जांच है, ठीक है ना। तो ये जांच तो खैर सारे अनुसंधान ही एक व्यवस्थित जांच है ना। तो जैसे क्या इसमें क्या कहा है, क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक कार्य पद्धति, कोई कार्य है हो रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है ना, तो उसमें आप हस्तक्षेप करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि आपको उसका समाधान ढूंढना है, ठीक है ना। तो यही चीज है, यही होता है साथियों एक्शन रिसर्च, ठीक है ना। कोई कार्य चल रहा है और उसमें कोई दिक्कत आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो करोगे। अब सपोज करो एक टीचर है, ठीक है ना, राघव नाम का एक टीचर है और उसकी नई नई ड्यूटी लगी स्कूल के अंदर। अब भाई वो पढ़ाने जाता है तो पहले 100 बच्चे आ रहे थे या 100 बच्चों ने एडमिशन ले रखा है। ये पहले दिन आए 100 बच्चे, दूसरे दिन आए 80 बच्चे, तीसरे दिन 50, चौथे दिन 30,
20 25 30 20 25 बच्चे ही आते हैं, 100 बच्चे आते ही नहीं। कितने आते हैं क्लास में, ठीक है ना, क्लास में 30 25 बच्चे आते हैं भाई, जबकि बच्चे कितने हैं 100 हैं, लेकिन आते कितने हैं सिर्फ 30 20। अब क्या है कि भाई एक बड़े रिसर्च के लिए इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, क्या होगा, टाइम नहीं होगा, ठीक है ना। आपकी क्लास चल रही है, ठीक है ना, रेगुलर होगी, आज भी हो, आज भी है, कल भी होगी, ठीक है ना, आज है, कल भी होगी, परसों भी होगी, ये होती रहेगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन, एक्शन रिसर्च। आपको ढूंढना पड़ेगी समस्या क्या है ना। समस्या ये है कि बच्चे कम आ रहे हैं, है ना, कम बच्चे। कारण ढूंढोगे, कारण क्या है, क्या मेरे पढ़ाने में कमी है, ठीक है ना, क्या पढ़ाने में कमी है, भाषा, भाषा गलत यूज हो रही है भाई, भाषा मतलब हिंदी समझ में आता है और इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं, भाषा एक बैरियर हो सकता है। या फिर क्लास में लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, तो क्या है, मैं ये सारी चीजें पता लगाऊंगा, ठीक है ना, ये पता लगाऊंगा, मैं कारण ढूंढूंगा, फटाफट कारण ढूंढूंगा। पता चला कि भाई क्लास में लाइट और पंखा नहीं है, गर्मी में कौन पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा बच्चा। तो मैं क्या करूंगा, तुरंत एक्शन लूंगा, प्रिंसिपल से बोलूंगा कि भाई पंखा लगवा दो फटाफट। पंखा लग जाएगा तो बच्चे आने लग जाएंगे, ठीक है ना, बच्चे आने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्शन रिसर्च दोस्तों, ये हो गया एक्शन रिसर्च, ठीक है ना, क्या है ना। तो ये चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगमन मेथड, है ना, इंडक्टिव मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पद्धति में उदाहरण और अनुभवों से सामान्यीकरण या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। आप उदाहरण लोगे दोस्तों, क्या होगे, उदाहरण लोगे, बहुत सारे उदाहरण, कई सारे उदाहरण होंगे आपके पास। तो आप क्या करोगे, उदाहरण, उदाहरण और अनुभवों से सिद्धांतों का निर्माण करोगे दोस्तों, क्या करोगे, सिद्धांतों का निर्माण करोगे। तो आगमन में क्या होता है दोस्तों, कि इसमें आप उदाहरण होंगे आपके पास, और अनुभवों से आप क्या करोगे, सामान्यीकरण करोगे, मतलब कुछ खास निकालोगे, और फिर सिद्धांतों का निर्माण करोगे, ठीक है ना। अब जैसे कि भाई आप ले लो, जैसे कि कोई ऐसा उदाहरण देता हूँ जिसमें जैसे कि गाय ले लो दोस्तों, है ना, ये तो हर एक बुक में मिल जाएगा आपको, गाय, ठीक है ना, गाय हो गई या भैंस हो गई, भैंस हो गई, ठीक है ना, भैंस, है ना भाई, यह भैंस दूध देती है, यह भैंस दूध देती है। वो दूसरी भैंस भी दूध देती है। वो तीसरी भैंस भी दूध देती है ना। तो अब आपके सामने कभी कोई 2 महीना बाद आपने ये देखा, ये भैंस दूध दे रही है, ये देखा दूसरी भैंस दूध दे रही है, तीसरी भैंस दूध दे रही है, ठीक है ना। आपने ये अनुभव किया, ठीक है ना, क्या किया, अनुभव किया, या ये आपके उदाहरण है, उदाहरण है या अनुभव, ठीक है ना, अनुभव है। अब आप 2 4 5 महीने बाद देखते हैं कि एक भैंस दूध दे रही है ना, क्या है। तो आपको जब भी कभी भैंस दिखाई देगी ना, है ना, भैंस कभी भैंस दिखेगी तो आप कहोगे कि दूध देती है, ठीक है ना, देती है। तो आप, है ना, आपने कोई जब भी कभी भैंस देखोगे तो कहोगे कि ये भैंस दूध देती है, ठीक है ना। तो आपने एक सिद्धांत बना लिया कि भाई सारी भैंसें दूध देती हैं, ठीक है ना, सारी भैंसें
दूध देती हैं, है ना। अब क्यों, क्यों कि भाई आपने जितनी भी भैंसें देखी वो सारी दूध देती हैं, इसीलिए कोई अगर नई भैंस भी आपके सामने आ जाएगी तो वो भी दूध ही देगी, है ना। तो आपने इससे क्या सामान्य, आपका जो ये उदाहरण था कि भैंस दूध देती है, दूसरी भैंस दूध देती है, तीसरी भैंस दूध देती है, आपका जो ये उदाहरण और ये जो अनुभव थे, इससे आपने एक सिद्धांत बना लिया कि भाई जो भी भैंस होगी ना वो तो दूध देगी देगी। क्या होगी, भैंस जो होगी दूध होगी। अब आप है, आप जंगल है, जंगल, जंगल में आपने शेर को देखा, शेर हिरन को मार के खा गया, मार खा गया। अब ये था आपका क्या बोलते हैं, आपने किसी जंगल में देखा, ठीक है ना। आप किसी दूसरे जंगल में गए, वहां भी शेर हिरन मार के खा गया, मार के खा गया। ये हिरन नहीं खाया तो कुछ और खा लिया होगा मार के। तो तीसरे जंगल में गए, वहां शेर ने क्या बोलते हैं, खरगोश खा लिया, खा लिया। चौथे जंगल में गए, वहां देखा गाय खा ली उसने मार के, है ना, शिकार करके। तो आप इससे एक रिजल्ट निकालोगे, क्या निकालोगे, कुछ सिद्धांत बना लोगे। क्या सिद्धांत बनेंगे, शेर मांसाहारी है ना, है ना। शेर खूंखार जानवर है, खूंखार जंगली, जंगली जानवर है। तो ये सब आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपको ये उदाहरण से और अनुभवों से, उदाहरण से और अनुभवों से ज्ञात हुआ, है ना, अनुभवों से ज्ञात हुआ है। तो इससे जो जो क्या होता है कि ये जो है आपका उदाहरणों और अनुभवों से सिद्धांतों का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसके अंदर हम पहले कुछ अनुभव करते हैं और फिर तर्क देते हैं। क्या करते हैं, हम पहले कुछ अनुभव करेंगे फिर तर्क देंगे, ठीक है ना। सपोज करो कोई गर्म चीज है ना, हम हाथ से छूते हैं तो पहले अनुभव करते हैं और फिर हम तर्क देते हैं, अरे यार ये तो गर्म है, बिल्कुल हाथ जल गया मेरा, है ना। आप गर्म तवा है अंधेरे में रख दो तो आपको पता नहीं चलेगा। आपने हाथ रखा, अनुभव किया, हाथ हटा लिया, आपने फिर क्या कहोगे, यार ये तो बहुत गर्म है ना। तो पहले आपने अनुभव किया और फिर तर्क दिया। तो यही चीज है आगनात्मक, ठीक है ना। आ रहा है आपके पास कुछ आंकड़ा आ रहा है, ठीक है ना। निगमनात्मक, डिडक्टिव मेथड। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है इंग्लिश की, ध्यान मत देना। इस प्रणाली में हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं, अर्थात सिद्धांतों का निर्माण पहले से ही होता है, बस उसकी जांच की जाती है साथियों, है ना। सिद्धांत तो पहले से ही बना हुआ होगा, इसमें सिद्धांत पहले से ही बना होगा, उसकी सिर्फ जांच करेंगे हम, ठीक है ना, जांच करेंगे। इसके अंदर निगमनात्मक पद्धति के अंदर क्वेश्चन सीधे ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे क्या बोलते हैं सिद्धांत, आप सिद्धांत क्या है, सभी शेर मांसाहारी हैं, ठीक है ना। अब ये सिद्धांत है, ठीक है ना। अब क्या है, आपके सामने कभी कोई शेर आ गया, तो जब सभी शेर मांसाहारी है तो ये एक शेर आया तो ये भी तो मांसाहारी होगा, है ना। कोई दूसरा शेर आएगा वो भी मांसाहारी होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि इंडिया का शेर जो है ना, इंडिया का शेर, शेर मांसाहारी है लेकिन अमेरिका का नहीं है, नहीं है, पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आप छूटते कहते अरे सारा शेर मांसाहारी होता है तो भैया अमेरिका का शेर मांसाहारी क्यों नहीं होगा, है ना, वही मांसाहारी होगा। क्यों, ये सिद्धांत बन चुका है दोस्तों, ये सिद्धांत बन चुका है, ठीक है ना। इसमें सिद्धांत पहले से बने होते हैं, हमें क्या करना होता है, इसके अंदर उसकी जांच करनी होती है, ठीक है ना, जांच करनी होती है। आपको जांच करनी है कि भाई ये शेर है कि नहीं है, शेर है तो आप मांस का टुकड़ा फेंक दोगे, ठीक है ना। एक कबूतर, कबूतर या मुर्गा फेंक दोगे, फेंक दोगे, मुर्गा फेंक दोगे वो खा जाएगा इसको चबा के। आपकी जांच हो गई सिद्धांत की, इस सिद्धांत की जांच हो गई, ठीक है ना। आपको जांच करना है कि सारे सारे शेर मांसाहारी होते हैं कि नहीं होते हैं, इसका जांच करना है। आप चिड़ियाघर में जाओगे, जू में, है ना, वहां जाओगे, एक मुर्गा लेके फेंक देना शेर की तरफ, तुरंत खा जाएगा, खा जाएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपने जांच की इसकी, ठीक है ना। और ये डिडक्टिव मेथड है क्योंकि इसमें सिद्धांत तो पहले से बना हुआ है दोस्तों, है ना। क्या हुआ, इसमें सिद्धांत
पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक रिसर्च का वो है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं साथियों, मात्रात्मक या परिणात्मक अनुसंधान। ठीक है ना, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। यह शोध आंकड़ों पे आधारित होता है दोस्तों, आंकड़ा होगा इसके अंदर, ठीक है ना, सांख्यिकी होगा, ठीक है ना, कुछ होगा। आंकड़े इस तरह के होंगे जैसे कि भाई भारत में जो है कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, तो आएगा जैसे 40%। मध्यम वाले कितने हैं, आएगा कि भाई मध्यम वाले 55% हैं। उच्च आमदनी वाले कितने हैं, आएगा जी 5। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये आंकड़े हैं इसमें आपके पास, ठीक है ना, इसमें सारा खेल आंकड़ों का होता है, इसमें सारा खेल ही आंकड़ों का होता है, मात्रात्मक परिणात्मक, इसमें रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा, आंकड़ों पे ये सब कुछ होगा, ठीक है ना। अब क्या इसमें उपकल्पना का निर्माण किया जाता है, उपकल्पना हाइपोथेसिस कहते हैं इसको, हम बाद में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए उपकल्पना ये है कि भाई आप अपने मन में कुछ विचार बना लेते हो, ठीक है, आपने कोई न्यूज़ देखा, ठीक है ना, आपने न्यूज़ देखा या आपने कोई बुक पढ़ी, ठीक है ना, तो उस पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कल्पना बन जाएगी, क्या है, कुछ कल्पना बन जाएगी, ठीक है। आपने गरीबी के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, गरीबी के बारे में पढ़ा कि भाई क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान में इतने लोग जो हैं उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनके पास ये नहीं है वो नहीं है, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कल्पना बनेगी, ठीक है ना। वो जो आप विचार करोगे, वो बनाओगे, वो उपकल्पना कहलाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें उपकल्पना बन जाएगी, उपकल्पना तैयार हो जाती है, ठीक है ना। सिद्धांत भी पहले से बने होते हैं दोस्तों, सिद्धांत भी पहले से बने होंगे, ठीक है ना। क्या होगा, सिद्धांत भी पहले से बने होंगे, जैसे कि ये मानो कि भाई गरीबी को लेके आपने बताया, तो जैसे कि भाई एक सिद्धांत यहाँ पे सपोज करो, ये कह रखा कि भाई जिसकी आमदनी 100 रुपए से नीचे है, 100 रुपए प्रतिदिन से नीचे है, वो गरीब है। क्या है, वो गरीब है ना। ये क्या है, ये पहले से एक बना रखा है गवर्नमेंट ने, वही यार, जैसे कि 100 रुपए से कम वाला जो है ना, वो क्या है, गरीब है, ठीक है ना, वो उसकी गिनती गरीब में की जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि भाई एक एक डाटा तो आपके पास ये हो गया आंकड़ा, ठीक है, ठीक है ना। और उसके बाद आप इसको, ये बना हुआ है, तो आप इस सिद्धांत, पहले से ये सिद्धांत बना हुआ है, तो आप इसको चेक करोगे, इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है ना। डाटा दूसरा निकालोगे, भाई कितने लोग भारत में, है ना, कितने लोग भारत में जो हैं ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, ठीक है, या जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है ना। तो वहां पे जो आपके पास रिजल्ट निकल आएगा, तो आप बता दोगे कि भाई 40% या 30% या जो भी वैल्यू निकलती है, तो उतने लोग क्या हैं, उतने लोग गरीब हैं, ठीक है ना। तो आसमें क्या है कि इसमें आपने आपने एक जो भी इससे गरीबी से संबंधित पढ़ा, और आपने एक अंदाजा लगा लिया कि यार नहीं, 50% के करीब करीब गरीब होंगे, ठीक है ना। लेकिन जब आपने यहाँ पे आंकड़ा निकाला, तो आंकड़े को जब टेस्ट किया, तो ये समझ में आया कि भाई इतने हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं ये। अब ये देख लो, इसमें होता क्या, मात्रात्मक शोध में भेदभाव और पक्षपात से रहित होता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये इसमें चलता है, ठीक है ना, इसमें ये ये गिनतियों में चलेगा, ठीक है ना, सांख्यिकी में चलेगा, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सपोज करो, अब ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि भाई गरीब कितने हैं, 35%। मध्यम वाले कितने हैं, 55% हैं, है ना, 55 है या 60% हैं। और कितने हैं, अमीर कितने हैं, अमीर जो है वो 5% है, 5% है। तो अब ये किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, ठीक है ना, इसमें आप कुछ हेर फेर नहीं कर सकते, ये नहीं कि इसको कम ज्यादा कर दोगे, नहीं, ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सांख्यिकी में है, ठीक है ना, ये आंकड़े हैं, इसमें नहीं कर सकते, ये पक्षपात है, पक्षपात रहित है, इनमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि भाई आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा, है ना, क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि भाई कौन सा जो शोध होता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा शोध है जो
आपका पक्षपात रहित है, भेदभाव रहित है। तो आपको आपको ये लिखना है कि मात्रात्मक शोध या परिमाणात्मक शोध होता है, ये जो होता है ये पक्षपात रहित होता है। क्यों पक्षपात रहित होता है? क्योंकि इसमें जो आपकी इस जो सूचना होती है ना, वो सांख्यिकी रूप में होती है, ठीक है ना, सांख्यिकी रूप में होती है। अभी आपसे ये कह दिया जाए कि भाई एक गरीब की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है ना, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा, वहां पे आप संख्या नहीं दे सकते, वहां पे संख्या नहीं बता सकते, ठीक है ना, संख्या नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया कि भाई आपके हिसाब से क्या क्या गरीब होता है, तो गरीब की तो बहुत सारी डेफिनेशन होगी, ठीक है ना। अगर मान लो कोई कम पढ़ा लिखा है तो वो भी तो गरीबी गरीबी में ही आ जाएगा, ठीक है ना, उसको भी गरीब कह सकते हैं एक लिहाज से। या 120 जो 120 रुपये कमा रहा होगा वो भी अपने गरीब गरीब में रखेगा। तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं, ठीक है। तो उसमें गुण और भावना आ जाती है, तो जहाँ भावना आ जाती है फिर वहाँ पे सांख्यिकी रहती नहीं है। तो आपका ये याद रखना कि आपका पक्षपात रहित रहता है ये, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं। इसमें उपकल्पना का निर्माण होता है, सिद्धांत तो पहले से ही होते हैं और इसको हम चेक करते हैं, ठीक है ना। मात्रात्मक शोध भेदभाव और पक्षपात रहित रहता है, तो ये याद रखना, एक ये वर्ड इसमें उपकल्पना होता है और सिद्धांत भी पहले से होते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है इसमें ये शोध आंकड़ों पे आधारित होता है। किस पे होता है? आंकड़ों पे आधारित होता है, ठीक है। और इसमें जो विधि यूज होती है, सर्वेक्षण विधि होती है, संचरित साक्षात्कार, इंटरव्यू मेथड, अवलोकन होता है, अभिलेख, रिपोर्ट वगैरह, डाटा समीक्षा, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। और सूचना संख्या के रूप में होती है, मतलब संख्या में, ठीक है ना, संख्या में होगी, ठीक है ना, संख्या में होगी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुणात्मक शोध। गुणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य मानव व्यवहार और उसे नियंत्रित करने वाले कारकों की गहराई से समीक्षा या समझना, ठीक है ना, ये होता है क्या? मानव व्यवहार दोस्तों, मानव व्यवहार और उसको नियंत्रित करने वाले कारक, ठीक है ना, ये होता है। वो वाला जो शोध था उसके अंदर क्या होता है कि वो सांख्यिकी बेस होता है, ये मानव व्यवहार पे आधारित होता है, मानव का व्यवहार क्या है, ठीक है ना। और मानव व्यवहार को कौन कौन सी चीजें नियंत्रित करती हैं, ठीक है ना, क्या करती हैं? मानव व्यवहार को कौन कौन सी चीजें नियंत्रित करती हैं, ये शोध उस शोध से बिल्कुल अलग है। इस शोध में चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। भाई गुण, मैं कह रहा था ना, गुण और भावनाएं वगैरह ये सब आ जाती हैं, तो गुणों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है कि भाई उसके अंदर कौन से गुण है, ठीक है ना। ये क्या और कब नहीं, कब क्या कहाँ जैसे नहीं, बल्कि क्यों और कैसे, ठीक है ना। जैसे कि मात्रात्मक शोध में आपने क्या कि भाई कितने लोग चोर बनते हैं, कितने लोग चोर बनते हैं, है ना, कब चोर बनते हैं, ये तो उसका विषय हो गया मात्रात्मक का, ठीक है ना, मात्रात्मक। जैसे कि कितने लोग चोर बनते हैं, भाई लगभग 100 में से 10 लोग चोर बन जाते हैं, ठीक है। कब चोर बनते हैं? जब भी भाई उनके साथ क्या बोलते हैं, कब चोर बनते हैं? जब वो छोटी उम्र में चोर बनते हैं, बड़ी उम्र में चोर बनते हैं, या कोई पर्टिकुलर टाइम होता है उस समय चोर बनते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी सांख्यिकी में। लेकिन अब क्या है कि इसमें क्या पूछेगा, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्यों क्यों बनते हैं भाई? असमानता, गरीबी के कारण बनते हैं। अब गरीबी को तो सांख्यिकी में नहीं तोल सकते ना, नंबर्स में हम नहीं बता सकते, किलो में नहीं बता सकते, है ना, कम ज़्यादा नहीं करके नहीं बता सकते। और कब बनते हैं भाई? अन्याय होता है तब बताते हैं। अब अन्याय को भी नहीं नापा जा सकता, ठीक है ना, असमानता हो, भेदभाव हो, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और कैसे बनते हैं, है ना, कैसे बनते हैं? तो भाई कोई आएगा, बहलाएगा, फुसलाएगा, लालच देगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये क्या है कि ये जो शोध होगा, ये क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों की भी जांच करेगा, ठीक है ना। इसमें छोटे लेकिन संकेंद्रित न्यायादर्श, न्यायादर्श मतलब हम इसमें जो आंकड़ा है ना, सैंपल्स वगैरह जो लेंगे ना, सैंपल छोटा होगा लेकिन गहन होगा, संकेंद्रित होगा, क्योंकि हम इसके अंदर
डीपली पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके घर में कितने लोग कमाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, आपके घर में कितने लोग कमाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, मात्रात्मक शोध हो गया, क्वांटिटी बता देगा 3 लोग कमाता है। गुणात्मक में क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपके घर में 3 लोग क्यों कमाते हैं, कब से कमाना चालू किया है, ऐसी क्या आवश्यकता थी जो आपके घर में औरतें भी कमाने लगी। तो ये क्या हो गया, ये गुणों पे भी जोर देता है, क्या देता है, गुणों पे भी जोर देता है, और आपकी बात करता है क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों पे भी ये चर्चा करता है, ठीक है ना। छोटे नए आदर्श लेंगे, उसमें क्या होगा कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन इसमें थोड़े लोग ले लेंगे, इसमें 5-10 लोगों को लेके उनका हम क्या कर लेंगे, इंटरव्यू कर लेंगे, उनसे बात कर लेंगे, ठीक है ना। ये शोध बहुत लचीला होता है, ठीक है, लेकिन ये व्यक्तिगत शोध अनुभवों के विश्लेषण पर जोर देता है, ठीक है ना। गुणात्मक शोध में के निष्कर्ष में भाव एवं पक्ष को स्थान दिया जाता है, ठीक है ना, भाव और पक्ष को भी स्थान दिया जाएगा, के कारण विश्लेषण और सत्यापन करता है, ठीक है। इसमें उपकल्पना का उपयोग कम करते हैं, या करते भी हैं नहीं भी करते हैं, दोनों चीजें होती हैं गुणात्मक शोध के अंदर में, ठीक है ना। उपकल्पना को जांचोगी किस पे, ठीक है ना। और दूसरा ये मानव व्यवहार जो होता है ना, मानव व्यवहार बदलता रहता है ना, हरदम बदलता रहता है, तो थोड़ा सा टफ रहता है। अब कुछ विधियां हैं इसकी, ठीक है ना, क्या है, समूह केंद्रित अनुसंधान। तो इसमें क्या होगा कि भाई जो रिसर्चर होगा, जो रिसर्च कर रहा होगा, वो क्या करेगा कि कुछ लोगों का समूह बना लेगा, क्या बना लेगा, समूह बना लेगा, समूह बना लेगा, और फिर उस विषय पे उससे चर्चा करेगा, ठीक है ना, उस विषय पे उससे चर्चा करेगा वो, ठीक है ना, क्या करेगा, समूह बना लेगा, जैसे 8-10-12 लोगों का समूह बना लिया, और फिर उनसे बात कर ली, ठीक है ना। और समूह में क्या होता है, जो समूह के सदस्य जो होंगे ना, वो कम होंगे, क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाए और ज्यादा खुल के बात हो सके, ठीक है ना। अगर समूह में ज्यादा लोग होंगे तो आपको सबसे बात करनी है, तो आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे और बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, और जो सदस्य भी होंगे वो खुल के बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम लोग होंगे तो खुल के बात करेंगे, ठीक है ना। प्रत्यक्ष अवलोकन, डायरेक्ट, इसमें शोधकर्ता स्वयं प्रदत्त एकत्रित करता है, ठीक है ना, तो ये याद रखना, प्रत्यक्ष अवलोकन। गहन साक्षात्कार, इसमें तथ्यों की गहराई तक जाने का प्रयास किया जाता है, गहन, ठीक है, इन डेप्थ, इंग्लिश से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यह असंरचित होता है, जब आप किसी चीज को गहराई से समझना चाहोगे ना, तो वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, ठीक है ना, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा। आप किसी किसी कहीं गए और आप सोच रहे हैं कि भाई हम पता करें कि भाई गरीबी क्यों है, ठीक है ना। तो अगर आप इसका बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहते हो ना, तो आप स्ट्रक्चर वे में क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, ठीक है ना, क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आप जब डीपली जाओगे तो आपके क्वेश्चन आपको बदलने पड़ जाएंगे, आपको अपने क्वेश्चन बदलने पड़ जाएंगे। जैसे आपने आपने बनाया कि भाई गरीबी क्यों होती है, ठीक है ना, गरीबी क्यों होती है, तो आपने कहा कि भाई अशिक्षा के कारण, बेरोजगारी के कारण, आपने 2 ऑप्शन दे दिए, तीसरा एक आधा और ऑप्शन दे दिया, ठीक है, या अपंग हैं या अपाहिज हैं या काम करने योग्य नहीं है, ठीक है, ये 3 ऑप्शन दे दिए। और वहां पे आप गए और क्या बोलते हैं, आपने ज्यादा गहन जांच की, तो आपको पता चला कि ये तो पुश्तैनी गरीब है, क्या बोलते हैं, ये पुश्तैनी गरीब है, या इनके भाई ने क्या बोलते हैं इनकी सारी संपत्ति हड़प ली, ठीक है ना, तो हो गया ना, असंरचित हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, आपने बनाया ही नहीं था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या होता है ये गहन साक्षात्कार, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है ना। आप ये याद रखना, ठीक है ना, कौन सा जो मेथड है वो असंरचित होता है, तो आप ये लिखना गहन साक्षात्कार, ठीक है ना। नहीं कर सकते, इसको संचरित नहीं कर सकते, इसमें जब भी आप डीपली नॉलेज प्राप्त करोगे तो अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऊपर से कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा डीप में जाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। कथात्मक अनुसंधान, नैरेटिव रिसर्च, इसका मुख्य उपयोग साहित्य की समीक्षा करने के लिए होता है, और उसी का ही एक दृष्टिकोण है ये, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, समीक्षा साहित्य की समीक्षा के लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है आपका कथात्मक अनुसंधान। ये सारे के सारे आपके गुणात्मक अनुसंधान के रूप हैं, ठीक है ना।
घटनाजन्य अनुसंधान, इसमें शोधकर्ता एक या अधिक व्यक्तियों से किसी घटना के बारे में उनके अनुभवों को समझने का प्रयास करता है, ठीक है ना। किसी घटना को समझना है भाई, ठीक है ना। कि जैसे क्या बोलते हैं, गांव में ही क्या बोलते हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं, आप जैसे ले लो कि कोई गांव है, ठीक है ना, या वहाँ पे बार बार कोई घटना हो रही है, तो आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे कुछ लोग व्यक्तियों को इकट्ठा करोगे, कि एक व्यक्ति से पूछ सकते हो या कई सारे व्यक्तियों से उनके अनुभव पूछोगे कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों हुई, किस वजह से हुई, ठीक है ना। तो ये क्या है, घटनाजन्य अनुसंधान। शोधकर्ता वहाँ पे जाके, वहाँ पे जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे जाके, या किसी जिस व्यक्ति ने उस घटना को देखा है उनसे जाके अनुभव प्राप्त करता है, ठीक है ना, उनके अनुभवों को समझने की कोशिश करता है। तो ये क्या होता है, ये घटना जन्य अनुसंधान होता है, ठीक है ना। निर्जातीय जातिवृत्त अनुसंधान, ठीक है ना, एथनोग्राफी, ठीक है ना। इसके अंदर शोधकर्ता क्या करता है कि भाई जहां पे ये अनुसंधान किया जाना है ना, वहां पे जाके डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है, उनके संग रहता है, उनको समझता है, वहाँ उसका अध्ययन करता है, ठीक है ना। अब जैसे कोई आदिवासी या कबीला क्षेत्र है, तो निर्जातीय अनुसंधान में क्या करेगा कि आदमी उनके संग रहेगा कुछ दिनों तक, वहाँ पे डाटा कलेक्ट करेगा, उनका रहन सहन, उनका व्यवहार वगैरह जो भी है वहाँ से डाटा कलेक्ट करेगा। तो ये कहलाता है निर्जातीय या जातिवृत्त अनुसंधान, ठीक है ना। किसी शिक्षण संस्थान में जाके पता कर सकता है, ठीक है ना। कि सपोज करो कि भाई कोई शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे जाके वहाँ पे कुछ दिन रहेगा, समझेगा कि भाई टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स कैसे कोऑपरेट करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कहाँ किया जाता है, जैसे कबीलाई समुदाय हो गया या आदिवासी समुदाय हो गया, तो ऐसी जगहों पे जो होता है निर्जातीय जातिवृत्त से अनुसंधान किया जाता है, किसी कल्चर संस्कृति को समझने के लिए भी ये किया जाता है, ठीक है ना। व्यक्तिगत अध्ययन अनुसंधान, केस स्टडी रिसर्च, ठीक है ना। इसके अंदर सभी इकाई की जगह एक इकाई या कुछ एक इकाइयों का गहन अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। गहन अध्ययन किया जाएगा, डीपली समझा जाएगा, ठीक है ना। व्यक्तिगत अध्ययन अध्ययन अनुसंधान, एक व्यक्ति या उसकी व्यक्तियों की कुछ इकाई को पकड़ लेंगे, और क्या होगा, इसमें अब इकाई कौन होगा दोस्तों, इसमें इकाई व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, और समुदाय ये भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका जाके हम उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और ये जैसे होता है ना कि भाई अपराध, जैसे अपराध, कोई अपराध करता है तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये अपराध क्यों किया इसने, है ना। तो हम जाके वहाँ पे अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। ये और डीपली अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। उससे तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत अंदर जाके डीप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। अब किसी क्या बोलते हैं, किसी व्यापार क्षेत्र में जाके भी हम इस तरह का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ लोगों के समूह को हम बुला लेंगे और फिर हम उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। वहां से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। या कोई बीमार है तो हम उस बीमार आदमी से पूछते हैं, ठीक है ना। आप दो चार आदमी को हमने बुला लिया, ठीक है, कि भाई वो इस मानसिक बीमारी में किस तरह का बर्ताव करते हैं। तो ये चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है ना। इसमें प्रदत्त गुणात्मक होते हैं, ठीक है ना। शोध के लिए इकाई का चयन बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है कि भाई आपको वो आदमी, पर्टिकुलर आदमी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। हर किसी पे नहीं करोगे आप, जिससे संबंधित हो, ठीक है ना। आप अपराध से संबंधित हो, अपराध वाले आदमी को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे आदमी को पकड़ लो जिसने अपराध किया ना हो, तो वो सही डाटा देगा ही नहीं आपको, ठीक है ना। तो ये याद रखना। प्रदत्त आधारित सिद्धांत, ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है ना। ये आपको जल्दी बुकों में मिलेगा नहीं, प्रदत्त आधारित ग्राउंडेड थ्योरी आपको जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा प्रदत्त एकत्रित किया जाता है, क्या कहते हैं, डाटा एकत्रित किया जाता है। इसको डाटा डाटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाटा। डाटा भी बोलते हैं, निदर्श भी बोल देते हैं हिंदी में। तो आप याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। डाटा एकत्रित किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और सिद्धांत विकसित किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना, क्या किया जाता है, सिद्धांत विकसित किया जाता है, ठीक है, डाटा पे, ठीक है ना। प्राथमिक या मौलिक से मत समझ लेना, ठीक है ना। प्राथमिक या मौलिक से ये अलग है, ठीक है ना। हालांकि गुणात्मक शोध में सिद्धांत स्थापित करना बहुत कठिन कार्य है, ठीक है ना। क्या है, सिद्धांत स्थापित करना बहुत कठिन कार्य है। अब क्यों, क्योंकि भाई जो भाव ये सब जो होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत तेजी से बदलती रहती हैं। तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि भाई वो जो बोल रहा है उसमें कितनी सत्यता है। तो इस वजह से सिद्धांत स्थापित करना गुणात्मक शोध में थोड़ा मुश्किल कार्य है। इसमें आगमन उपागम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना।
जिसके आधार भूमि वे प्रदत्त होते हैं जिनका शोधकर्ताओं द्वारा स्वाभाविक परिस्थितियों में संकलन या विश्लेषण कर सिद्धांत निर्माण का कार्य किया जाता है। इस विधि में प्रदत्त संकलन के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे परिणामात्मक प्रदत्त, अभिलेख, पुनर्विश्लेषण, साक्षात्कार, प्रेक्षण तथा सर्वेक्षण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको मैंने समझाया कि प्रदत्त आधारित सिद्धांत ग्राउंडेड थ्योरी क्या है। इसमें जाके शोधकर्ता जाओगा, पहले डाटा कलेक्ट करेगा, फिर उनका विश्लेषण करेगा, फिर सिद्धांत बनाएगा दोस्तों। ठीक है ना। अब दोस्तों एक मिश्रित अनुसंधान है। अब वैसे वैसे कोई भी अनुसंधान जो होता है शुद्ध रूप में नहीं होता है, अपने शुद्ध रूप में नहीं होता है, आप कह ही नहीं सकते। आपको उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों का लेके चलना पड़ेगा। ठीक है ना। दोनों का उपयोग 1970 के दशक तक गुणात्मक अनुसंधान का प्रयोग केवल मानव विज्ञान में किया जाता था। ठीक है ना। और यह समाजशास्त्र में किया जाता था। लेकिन 1970-80 के बीच में दौरान गुणात्मक अनुसंधान का प्रयोग अन्य विषयों के लिए भी किया जाने लग गया। ठीक है ना। तो क्या हो गया कि 1970 से पहले जो था वो सिर्फ क्या बोलते हैं आपका मानव विज्ञान जो है और समाजशास्त्र में किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि तेजी से मतलब गुणात्मक शोध का भी उपयोग बढ़ गया। 1980-90 के बीच के दशक में मात्रात्मक पक्ष की ओर से ना आलोचनाओं की बाढ़ आ गई। क्या होगी? आलोचनाओं की बाढ़ आ गई। और इसके बाद आंकड़ा विश्लेषण की विश्वसनीयता और निष्कर्ष विधियों के संबंध में परिकल्पित समस्याओं से निपटने के लिए गुणात्मक अनुसंधान की नई पद्धतियां विकसित हो गई। ठीक है ना। फिर नई पद्धति, अब दोस्तों ये एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई भाव और गुण इनको नापा नहीं जा सकता। ठीक है ना। इसमें कितने गुण हैं, आप किसी आदमी में ये तो कह सकते हो कम गुण है, ज्यादा गुण है, लेकिन इसको नाप नहीं सकते दोस्तों। ठीक है ना। क्वांटिटी नंबर्स में नहीं बता सकते, नंबर्स में नहीं बता सकते। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें नंबर्स नहीं होते दोस्तों गुणात्मक शोध में। हालांकि कुछ तकनीकें जरूर विकसित हुई हैं, है ना, लेकिन वो वहां तक क्वेश्चन आते नहीं है, तो वहां तक आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। जब आप कभी पीएचडी करेंगे तो वहाँ पे जरूर प्रोफेसर आपको वो जब मेथड्स बताएंगे, वो टेक्निक्स बताएंगे कि भाई कैसे गुणात्मक शोध को मात्रात्मक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। लेकिन अभी हमें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों वर्णनात्मक अनुसंधान के बारे में समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार टाइम भी देख लेते हैं दोस्तों। टाइम कितना हो गया है? टाइम हो गया 9:40 और हमने चालू किया 50 मिनट का ये लेक्चर हो गया है लगभग। तो हम क्या करते हैं अभी, छोड़ देते हैं यहाँ पे, है ना। हम इसको वर्णनात्मक अनुसंधान को कल के लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, है ना, है ना। क्योंकि एक बार में अगर मैंने सारा समझा दिया तो आप समझ में नहीं आया तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो ये है कि हम उसको कल के लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। कल हम ये ख़त्म कर देंगे पूरा का पूरा। ठीक है ना। तो हमने दोस्तों एक बार हम कर लेते हैं। हमने पढ़ा मौलिक अनुसंधान पढ़ा, ये किस लिए होता है? ज्ञान में वृद्धि के लिए होता है। इससे हम सिद्धांत और अवधारणाएं बनाते हैं और इसका महत्व एकात्मिक दृष्टि से। व्यवहारिक अनुसंधान किसी समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, जो व्यवहारिक समस्या है। ठीक है ना, जो व्यवहार में आ गई है। ठीक है ना। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम करेंगे। ठीक है। और ये प्रशासनिक नीतिगत इत्यादि चीज़ों में उपयोग किया जाता है। होता मौलिक अनुसंधान की तरह होता है, लेकिन उससे अलग होता है। ठीक है ना। ये गहन होता है, ये बहुत डेप्थ जाके हम इसके अंदर समस्या का समाधान तुरंत निकाल लेते हैं। एक्शन रिसर्च, कोई कार्यक्रम चल रहा है, पहले ही कोई शोध चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, कोई नीति चल रही है और उसमें कोई अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है ना। तो उसके समाधान के लिए हम क्या करेंगे, है ना, उसके उसके समाधान के लिए हम एक्शन रिसर्च यूज़ करेंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे? एक्शन रिसर्च यूज़ करेंगे। जैसे कि भाई क्लासरूम चल रही है, क्लास में बच्चे नहीं आ रहे हैं या कम बच्चे आ रहे हैं, तो ये क्या है कि एक कार्यक्रम चल रहा है, क्लास चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। ठीक है। उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गई कि बच्चे कम आ रहे हैं, तो उसके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना, वो समस्या ढूंढने के लिए कि बच्चे क्यों कम आ रहे हैं, और प्लस में क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसका समाधान ढूंढने के लिए, इस तरह जब इस तरह की कंडीशंस हो तो क्या होता है? एक्शन रिसर्च होता है। ठीक है ना। क्या होता है? एक्शन रिसर्च होता है। ठीक है ना। कोई कार्य प्रणाली, ठीक है ना, चल रही हो, ठीक है ना, अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई समस्या आ जाए, ठीक है ना, तो उसमें उसमें हो रहा है। जैसे कि सपोज करो कि भाई आप, कोई बच्चा है, कोई रिसर्च कर रहा है, ठीक है, वो डाटा कलेक्ट कर रहा है और अचानक उससे प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई डाटा उससे सही मिल ही नहीं रहा है। ठीक है ना, डाटा नहीं मिल रहा है उससे सही, तो आप वो रिसर्च करेगा। ठीक है ना, एक छोटा सा रिसर्च कर लेगा, एक्शन लेगा, और एक्शन लेगा, देखेगा यार मैं डाटा जहाँ पे इकट्ठा कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे डाटा क्यों नहीं मिल रहा है। पता चले कि वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कोई भी जितने भी जिन लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहा है उनके पास तो वो पहचान पत्र है ही नहीं है, तो डाटा कैसे कलेक्ट करेगा। ठीक है ना। और उसे क्या बोलते हैं? चुनाव से संबंधित डाटा कलेक्ट करना है।
है ना? और वो जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे मतदाता है ही नहीं है, मतलब उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो ये इस तरह का उसने फिर क्या क्रियात्मक शोध किया तुरंत, ठीक है ना? फिर उठा के फिर और दूसरी जगह चला गया, वहाँ पे जहाँ पे जिनके पास वोटर कार्ड है वहाँ से डाटा कलेक्ट किया, ठीक है ना? तो ये क्रियात्मक शोध है, बिल्कुल एक्शन ले लेगा तुरंत। आगमन आगमन मेथड, जिसमें क्या होगा, उदाहरण और अनुभवों से क्या होगा कि कोई किसी सिद्धांत का निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना? हम पहले अनुभव करेंगे फिर तर्क देंगे इसके अंदर क्या समान से विशेष की ओर चलेंगे, ठीक है ना? कि मतलब सिद्धांतों का निर्माण होता है फिर उसकी जांच की जाती है ना? हम सिद्धांत बनाएंगे फिर उसकी जांच करेंगे। मात्रात्मक बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना? ये कहता है आंकड़ों पे बेस्ड होता है और इसके निष्कर्ष भी आंकड़ों से ही निर्धारित होते हैं दोस्तों। गुणात्मक सोच जो होता है इसमें मानव व्यवहार और उसको नियंत्रित करने वाले कारकों को हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, चरों का उनके गुणों के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं, ठीक है ना? और कब कहाँ कैसे जैसे के अलावा क्या होता है कैसे और आपका क्यों, इन जैसे प्रश्न भी इसके अंदर में आ जाते हैं, ठीक है ना? हमने समूह केंद्रित अनुसंधान पढ़ा, प्रत्यक्ष अवलोकन पढ़ा, गहन साक्षात्कार पढ़ा, कथ्यात्मक अनुसंधान, घटनाजन्य अनुसंधान, जातीय या जाति विहित अनुसंधान, व्यक्तिगत अध्ययन अनुसंधान, और आखिरी में हमने पढ़ा प्रदत्त आधारित सिद्धांत, ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है ना? मिश्रित अनुसंधान हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर वर्णनात्मक अनुसंधान हम कल के ऊपर छोड़ रहे हैं, तो हम दोबारा मिलेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में, हम ये सारे करेंगे। अगले लेक्चर में वर्णनात्मक अनुसंधान, घटना तो अनुसंधान, एक्सपोस्ट फैक्टो, ऐतिहासिक अनुसंधान, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, सहसंबंध अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान, अनुसंधान मूलक या समावेशी अनुसंधान, निदानात्मक अनुसंधान, ये आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं जल्दी। मूलक मूल्यांकनात्मक अनुसंधान, ठीक है, जिसे इवोल्यूटिव रिसर्च कहते हैं। अनुभव मूलक अनुसंधान, वैचारिक अनुसंधान, तुलनात्मक अनुसंधान, केप अध्ययन और दीर्घकालिक अध्ययन, संकर वर्गीय शोध, ये सारे हम अगले उसमें करेंगे, ठीक है ना दोस्तों? तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, एक बाकी का बचा हुआ कल करेंगे, ठीक है ना? तो अभी के लिए इतना ही, तो गुड नाइट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा।